मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। वेद प्रकाश काम्बोज द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रहार के चोर, भाग एक। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। होटल से बाहर निकलते हुए रिटायर्ड इंस्पेक्टर नारायण चौधरी की नज़र जैसे ही पोर्टिको में रुकती टैक्सी से उतरते हुए उस नौजवान जोड़े पर पड़ी तो वह मन ही मन बड़बड़ा उठा। यह साला चोर किस मालदार छोकरी को फंसा लाया। पिछले ही साल पुलिस से रिटायर्ड होने के बाद उसने एक सिक्योरिटी सर्विस खोल ली थी और एक साल में 2 अन्य शहरों पटना और कानपुर में उनकी ब्रांचें भी खोल ली थी। हेड ऑफिस यहीं कलकत्ता में ही था। आज वह कानपुर से आई एक पार्टी के साथ इस होटल में भोजन करने के साथ साथ उसकी फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी बातचीत करने आया था। पार्टी को संतुष्ट करने और खाना खाने के बाद वह होटल के मुख्य द्वार से बाहर निकलने ही वाला था कि एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से वह नौजवान जोड़ा उतरता दिखाई दिया। युवक को तो वह देखते ही पहचान गया, जवाहरातों और बहुमूल्य आभूषणों का शातिर चोर रवि, जो अपने आप को प्रिंस कहता है। उसके साथ की लड़की उसके लिए अपरिचित थी, फिर भी उसकी अनुभवी नजरों को यह पहचानने में दिक्कत नहीं हुई कि वह किसी ऊंचे घराने की है। उसके गले में चमकता दमकता कीमती चंद्रहार इस बात की गवाही दे रहा था कि वह न केवल किसी ऊंचे घराने की है बल्कि बेहद अमीर और बहुत ही संपन्न परिवार की भी है। युवक की किसी बात पर खिलखिलाकर हंसती हुई युवती भीतर प्रविष्ट हुई। टैक्सी ड्राइवर को लापरवाही से एक बड़ा सा नोट थमाकर युवक भी उसके साथ बात करता हुआ चल दिया। अनजाने में नारायण चौधरी पास के एक खंबे की आड़ में हो गया। वे दोनों आपस में बातें करते हुए उसके पास से गुजर गए। स्पष्ट लग रहा था कि युवक की बातों से युवती बेहद आनंदित हो रही थी। इस बार तो बाला बहुत ही मोटा हाथ मारने जा रहा है, वो सोचा नारायण चौधरी ने। हो न हो सकता है कि इस अच्छी भली लड़की की जिंदगी भी खराब कर दे। अभी तो हंस रही है लेकिन बाद में जिंदगी भर सिर पर हाथ रखकर रोएगी। उसके देखते देखते जोड़ा रिसेप्शन पर पहुंचा और चाबी लेकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। हालांकि वह रिटायर हो चुका था, किंतु भीतर बैठा पुलसिया स्वभाव उसे अपने आप ही रिसेप्शन की ओर ले गया। माफ कीजिए, वह बोला, अभी उस लड़की के साथ जो आदमी आपसे चाबी लेकर गया है, मुझे लगता है कि वह मेरा परिचित रवि है। क्या आप बताएंगे? जी हाँ, वे मिस्टर रवि कुमारी हैं और उनके साथ वे युवती, वे उनकी पत्नी हैं। ओह, तो शादी कर ली उसने? क्या आप बताएंगे कि वे किस नंबर में ठहरे हुए हैं? कमरा नंबर 316, तीसरी मंजिल। नारायण चौधरी ने धीरे से सिर हिलाया। एक बार तो उसके जी में आया कि वह रिटायर हो चुका है, सो बेकार के पचड़े में क्यों पड़ी। किंतु फिर ध्यान आया कि वह खूबसूरत सी लड़की एक बदमाश चोर के चंगुल में फंसकर अपना जीवन नष्ट कर लेगी। उसे उस चोर की असलियत बताकर सावधान करना उनका फर्ज बनता है। उसके कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। 316 नंबर के कमरे के सामने पहुंचकर उसने दस्तक दी तो दरवाजा उसी युवती ने खोला। वह शायद कपड़े बदलने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने मुख्य जेवर उतार दिए थे। मिस्टर रवि कुमार हैं? जी हाँ, हैं। आप कौन? रिटायर्ड इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस नारायण चौधरी। उसने लड़की के चेहरे पर नजर दौड़ाते हुए कहा, आप शायद उनकी धर्मपत्नी हैं? जी हाँ, युवती तनिक घबरा कर बोली, लेकिन वे बाथरूम गए हुए हैं। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। बाहर क्यों? अंदर आइए ना। नारायण चौधरी भीतर प्रविष्ट हुआ। कमरे में एक नजर दौड़ाते हुए उसने ड्रेसिंग टेबल पर पड़े जेवरों को देखा और फिर पूछा, शादी हो चुकी या होने वाली है? क्या मतलब? मतलब यह है बेटी कि तुमने जवानी के जोश में या तो एक गलत कदम उठा लिया है या उठाने जा रही हो। नारायण चौधरी बोला, रवि को कब से जानती हो तुम? ज्यादा दिन से नहीं,
पिछले महीने ही मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई है या शादी होने वाली है। और शादी से पहले ही मिस्टर एंड मिसेस रवि कुमार इस होटल के कमरे में रह रहे हैं, वह भी इतनी कीमती आभूषणों के साथ। नारायण चौधरी ने ड्रेसिंग टेबल पर पड़े जेवरात की ओर संकेत करते हुए कहा, तुम्हारे माँ बाप ने इजाजत कैसे दे दी? आप कहना क्या चाहते हैं? रवि को बाहर आने दो। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर जो भाव आएंगे, उन्हें देखकर ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप तो अपनी बातों से मुझे उलझन में डाल रही हैं। बताइए तो सही कि आप यह सब कुछ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखने में तुम एक भले और किसी बहुत ही संपन्न घर की लड़की लगती हो। सो तो मैं हूँ, और शिक्षित भी हो। एमए पास किया है मैंने। फिर भी तुम इस बदमाश के जाल में फंस गई। क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें शायद इस रवि की असलियत नहीं मालूम। नारायण चौधरी ने बाथरूम के बंद दरवाजे की ओर देखकर कहा, यह एक पेशेवर शातिर चोर है, सजा याफ्ता भी। एक दिन यह तुम्हारे सारे गहने जेवर समेट कर चलता बनेगा, और तब तुम बैठी अपने भाग्य पर आंसू बहाती रहोगी। युवती कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजा खुला और युवक बाहर निकला। प्रिंस, तुमने सुना? यह महाशय क्या कह रहे हैं? युवती एकदम युवक की ओर उन्मुख होकर बोली। लेकिन युवक ठगा सा नारायण चौधरी की ओर देख रहा था। फिर अपने को संयत करता हुआ बोला, चौधरी मशाय, आप और यहाँ? क्यों? देखकर हैरानी हुई है। नारायण चौधरी उसे स्थिर नखरों से घूरता हुआ बोला, मैंने तुमसे पिछली बार भी कहा था रवि कि इस रास्ते को छोड़ दो। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह हमेशा जेल के दरवाजे पर जाकर खत्म होता है। लेकिन आप यहाँ कैसे पहुंचे? जहाँ जुर्म होता है वहाँ कानून किसी न किसी तरह पहुंच ही जाता है। मैंने तो सुना था कि आप रिटायर हो चुके हैं। सिर्फ आदमी रिटायर होते हैं, कानून कभी रिटायर नहीं होता। अगर कानून भी रिटायर हो जाए तो फिर तो तुम जैसे बदमाशों की बनाए। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, युवक मुस्कुराकर बोला। फिर उसने युवती से कहा, सुनो प्रिंसेस। मत कहो मुझे प्रिंसेस, यू चीट। युवती बेफर्क बोली, इस भले आदमी ने अगर मुझे तुम्हारी असलियत ना बता दी होती तो तुमने तो मुझे तबाह कर दिया होता। प्रिंस? कहाँ के प्रिंस हो तुम? हाँ, तुम्हारी दिल की रियासत का, युवक बोला। अब यह बेकार का गुस्सा छोड़ो और मेहमान का कुछ चाय पानी के द्वारा एक स्वागत करो। अगर तुम फौरन इस कमरे को छोड़कर यहाँ से चले नहीं गए रवि, तो समझ लो कि तुम्हें हवालात का मेहमान बनने में देर नहीं लगेगी, और लोहे की मजबूत हथकड़ियां तुम्हारे हाथों की शोभा बढ़ा रही होंगी। आप गलत समझ रहे हैं चौधरी मशाय। अब मैं एक शरीफ आदमी हूँ, और ये मेरी पत्नी। मत कहो मुझे अपनी पत्नी, यू चीट। तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे अरमानों का खून किया है। तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे जवाहरातों से प्यार है। अंकल, मुझे इस शैतान के चंगुल से बचाइए। फिक्र मत करो बेटी, अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर मैं इसे जेल भिजवाइए। युवती युवक की बात बीच में ही काट कर बोली, वहां अच्छी तरह चक्की पिसवाइए, तब इसे आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ओ अंकल, आपने इस बदमाश की असलियत बताकर मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है, मैं बता नहीं सकती। कम ऑन डार्लिंग, क्यों एक शरीफ आदमी को उल्लू बना रही हो? यह ठीक है कि पुलिस के साथ मेरा हमेशा 36 का आंकड़ा बना रहा है, किंतु चौधरी मोशाय मेरे मेहमान हैं। ना चाहते हुए भी इन्होंने हर बार मेरी मदद करने की कोशिश की है। क्या मतलब? अब चौंकने की बारी नारायण चौधरी की थी। वह युवती को घूरता हुआ बोला, यानी तुम्हें इसके बारे में सब कुछ मालूम है? जवाब में युवती हंसी, इसे सब कुछ मालूम है चौधरी मशाय, बल्कि वह भी जो शायद मेरे बारे में पुलिस को भी नहीं मालूम। रवि मुस्कुराता हुआ बोला, अब बैठी तो सही। यानी यह भी तुम्हारी सहयोगी है, और तुम दोनों ही कोई मोटा हाथ मारने की तैयारी कर रहे हो। हाथ तो मार लिया है, अब तो हम हनीमून मना रहे हैं। डार्लिंग, तुम जरा रूम सर्विस से 2 ठंडी बियर तो मंगाओ। चौधरी मोशाय आकर अगर मुंह झूठा किए बिना चले गए तो गृह लक्ष्मी का ही अपमान होगा।
मजाक के लिए क्षमा कीजिएगा अंकल, युवती सलज भाव से हंसती हुई बोली। लेकिन आतिथ्य स्वीकार करके ही जाना होगा। आखिर यह सब क्या चक्कर है? भ्रमत से नारायण चौधरी ने कहा। लगता है यह छोकरी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मेरे सामने जानबूझकर अनजान बनी हुई थी, शायद मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। फोन पर रूम सर्विस को आदेश देने के बाद युवती बोली, नहीं अंकल, यह बात नहीं है, बल्कि आपने जिस तरह आकर मुझे चौंकाने की कोशिश की तो मैंने भी सोचा कि परिस्थिति के विनोद का आनंद क्यों ना उठा लिया जाए। अब आप दोनों बैठकर बात कीजिए, तब तक मैं कुछ जरूरी चिट्ठियां लिख लूं, अन्यथा प्रिंस तो किसी को पत्र लिखने का मौका भी नहीं देते थे। कहकर वह दूसरे कमरे में चली गई। नारायण चौधरी के चेहरे पर उलझन के भाव देखकर रवि बोला, अब बैठिए तो सही, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। नारायण चौधरी गद्देदार सोफे पर बैठ गया। रवि भी उसके सामने बैठता हुआ बोला, किस्सा भक्तपुर का है। कभी तो यह समुद्र किनारे का मामूली सा गांव था, किंतु अब लगभग महानगर का एक हिस्सा सा ही बनता जा रहा है। महानगर हालांकि वहां से 30 मील दूर है, लेकिन फिर भी बहुत से रईस लोग वहां के समुद्र तटवर्तीय मनोरम वातावरण से प्रभावित होकर अपनी कोठियां वहां बनवा रही हैं। पुराने गांव की जगह नई संपन्न बस्ती बस रही है, लेकिन ना नई बस्ती अभी पूरी तरह से फैली है, ना पुराना गांव ही पूरी तरह से समाप्त हुआ है। नए पुराने का संगम सा बना हुआ है अभी। हालांकि नयापन काफी तेजी से फैलता जा रहा है। रवि भक्तपुर के बारे में बता रहा था कि तभी वेटर बियर इत्यादि लेकर आ गया। 2 मगों में बियर डालने के बाद एक नारायण चौधरी की ओर सरकाता हुआ रवि बोला, गणेशी को तो आप भूले नहीं होंगे, वही गणेशी जिसे 3 साल पहले आपने एक जौहरी की दुकान में सेंध लगाते हुए पकड़ा था, लेकिन उसके वकील ने उसे बेदाग छुड़वा लिया था। भक्तपुर से उसी गणेशी का पत्र पहुंचा था मेरे पास। वह वहां पे त्रेहन हाउस से चंद्रहार उड़ाने के चक्कर में था। 20 लाख रुपए की कीमत का वह चंद्रहार मिसेस त्रेहन अपनी शादी की वर्षगांठ पर ही पहनती थी, उसी दिन जिसे महानगर के बैंक से निकाला जाता था और अगले दिन फिर बैंक के लॉकर में वापस रख दिया जाता था। रात की पार्टी में वे उसे पहनते थे, यानी सिर्फ एक रात वह बहुमूल्य चंद्रहार त्रेहन हाउस में रहता था। उसी को उड़ाने की योजना बनाई थी गणेशी ने, लेकिन बेचारे की किस्मत खराब कि एक दिन बुरी तरह पीकर मोटरसाइकिल पर आ रहा था कि स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं दिया और वह मोटरसाइकिल से उछलकर नीचे जा गिरा। वजनी मोटरसाइकिल टांगों पर गिरी तो एक टांग की हड्डी टूट गई, लिहाजा वह तो अब चारपाई पर लेटे रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। सो उसने पत्र लिखकर मुझे बुलाया और चंद्रहार चुराने के लिए कहा। मैंने सारी बातों को समझने के बाद इस नायाब मौके को छोड़ना अनुचित समझा। बस गणेशी की जगह मैं लग गया चंद्रहार चुराने के चक्कर में। शादी की वर्षगांठ से एक दिन पहले आधी रात के समय मैं गणेशी की मोटरसाइकिल लेकर त्रेहान हाउस के निकट पहुंचा, ताकि उसका एक बार अच्छी तरह से निरीक्षण करके इस बात का निश्चय कर सकूं कि अगले दिन मुझे क्या काम किस ढंग से करना है। मोटरसाइकिल मैंने त्रेहान हाउस से काफी दूर एक जगह अंधेरे में खड़ी कर दी थी और वहां से अपने को अंधेरे में रखता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ा। अभी मैं त्रेहान हाउस से कुछ कदम दूरी था कि तभी मैंने एक छाया को 4 दीवारी पार करके बाहर की ओर कूदते देखा। मैं तुरंत ही पास के एक पेड़ की आड़ में हो गया। वह कोई लड़की थी जो कूदने के साथ ही एकदम संभली और फिर तेजी से एक ओर को भाग गई। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा था कि तभी मेरे देखते देखते एक अन्य व्यक्ति 4 दीवारी पार करके बाहर कूदा। वह कोई युवक था जिसने बाहर कूदने के बाद तेजी से अपनी गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा और फिर उस ओर भाग लिया जिधर की वह लड़की भाग कर गई थी। मैं अजीब उलझन में फंस गया। मुझसे पहले ही यहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। ऐसे समय में अपना काम शुरू करना मुझे कुछ
खतरनाक सा लगा। हालांकि चारों ओर सन्नाटा था और त्रियान हाउस के भीतर कहीं कोई जाग का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन यह भी उस अप्रत्याशित घटना ने मुझे कुछ विचलित सा कर दिया था और मुझे यही भीतर लगा कि फिलहाल वहां से टल जाना ही मुनासिब होगा। मैं खामोशी के साथ वापस लौट आया। लेकिन उसी रात 4 बजे मैं फिर त्रेना हाउस के पास मौजूद था। इस बार सावधानी के नाते मैंने मोटरसाइकिल और भी अधिक दूर खड़ी की थी और अपना अंदाज ऐसा बनाया हुआ था जैसे मैं सैर के लिए निकला हूँ। शरीर पर जॉगिंग सूट और पैरों में जॉगिंग बूट थे। सावधानी के साथ चार दीवारी के निकट पहुंचकर मैंने भीतर की आहट ली और जब कोई आहट नहीं मिली तो फुर्ती के साथ चार दीवारी पार करके भीतर कूद गया। कूदने के बाद कई क्षण तक बिल्ली की तरह अपने स्थान पर दुबका बैठा रहा। फिर जब कहीं कोई खतरा नहीं दिखाई दिया तो मैं सावधानी के साथ अपनी जगह से हिला और आगे बढ़ा। बिना कोई आवाज किए मैं इमारत के सामने बने बगीचे को पार करके आगे बढ़ा। अंधेरे के बावजूद भी मुझे दूर से ही दिखाई दे गया कि इमारत का मुख्य द्वार खुला हुआ था। मैं तुरंत अपनी जगह ठिठक कर खड़ा हो गया क्योंकि द्वार खुला होने का मतलब था कि कोई जाग गया है और वह बाहर भी निकल आया है। लेकिन मेरी चौकन्नी निगाहों को ना कोई व्यक्ति दिखाई दिया, ना सतर्क कानों को कोई आहट सुनाई दी। हालांकि दरवाजा खुला हुआ था, किंतु इमारत के भीतर कहीं कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। अपनी अंधेरे की अभ्यस्त आंखों को मैंने और भी तीक्ष्णता के साथ चारों ओर घुमाया, एक एक वस्तु को ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करने लगा। और फिर वह मुझे नजर आ गया। कुछ दूरी पर एक व्यक्ति जमीन पर औंधा लेटा हुआ था। मुझे लगा जैसे वह सांप की तरह रेंग कर मुझे दबोचने की कोशिश में था। मैं निशब्द अपनी जगह खड़ा उसे देखता रहा। इस बात के लिए मैं बिल्कुल तैयार था कि उसके कोई भी हरकत करते ही मैं वहां से भाग लूंगा, किंतु उसने कोई हरकत नहीं की। वह जैसा पड़ा था वैसा ही पड़ा रहा। जब काफी देर तक भी उसने कोई हरकत नहीं की तो मैं सावधानी के साथ निशब्द उसकी ओर बढ़ा। वह उसी प्रकार निश्चल पड़ा रहा। निकट पहुंचने पर मुझे उसकी गर्दन में धंसा हुआ चाकू भी दिखाई दे गया जो जड़ तक घुसा हुआ था। यह जानने के लिए कोई ज्यादा अक्ल लड़ाने की जरूरत नहीं थी कि वह मर चुका था। उसके पास ही प्लास्टिक का एक बड़ा सा कैन रखा हुआ था। निकट ही एक अधखुदी कब्र थी जिसमें फावड़ा और बेलचा इत्यादि पड़े हुए थे। वह लाश इस बात की द्योतक थी कि चंद्रहार को चुराना मेरे नसीब में नहीं है, क्योंकि अब इस लाश की वजह से शादी की वर्षगांठ की पार्टी कैंसिल हो जाएगी और चंद्रहार को बैंक लॉकर में से नहीं निकाला जाएगा। जहां आज शहनाइयों की आवाज गूंजने वाली थी वहां मौत का विलाप गूंज गया है। उस हालत में वहां खड़े रहने का मतलब था अपने को बेकारी एक बड़ी भारी मुसीबत में फंसा लेना, जिससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं था। और कोई क्षण वहां नष्ट किए बिना मैं तेजी के साथ वापस लौट लिया। फुर्ती के साथ उचककर चार दीवारी पार की और दूसरी ओर कूद गया। कौन है? तभी किसी का भारी स्वर गूंजा और एक तेज टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। तुरंत अपने चेहरे को हाथों से छिपाता हुआ मैं तेजी के साथ वहां से भाग लिया। किसी के भारी कदमों की आवाज मुझे अपना पीछा करती हुई सुनाई दी, लेकिन वह जो कोई भी था मेरी दौड़ का मुकाबला करने लायक नहीं था। 2-3 गलियों में दौड़ने के बाद ही मैं उससे अपना पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गया। जब अपने को मैंने बिल्कुल सुरक्षित पाया तो एक जगह रुककर अपनी फूली हुई सांस को काबू में किया। फिर तेजी के साथ उस जगह पहुंचा जहां मोटरसाइकिल खड़ी की थी। गणेशी के घर पहुंचा तो वह जाग रहा था और बिस्तर पर पड़ा सिगरेट फूंक रहा था। सब अच्छी तरह देखा या? उसने सिगरेट की राख कमरे के फर्श पर झाड़ते हुए पूछा। ऐसी की तैसी देखा या? मैंने जूते उतारकर कपड़े बदलते हुए कहा। सब गड़बड़ हो गया है। लगता है वह चंद्रहार हमारे नसीब में नहीं है। ये क्या कह रहा है तू? तेरी चील सी आंखें जिस चीज पर गड़ जाएं वे अपने आप उड़कर तेरे पास पहुंच जाती हैं, और फिर ऐसी उल्टी बात क्यों बोल रहा है तू?
मैं तेरे को सच बता रहा हूँ कि वह चंद्रहार अपने नसीब में नहीं है। अगर होता तो तेरा ही बेकार में एक्सीडेंट क्यों हो जाता? टांग तोड़ाकर तू तो महीनों को बेकार हो गया है। मगर तू तो बेकार नहीं हुआ, अच्छा भला है। फिर काहे का हारे हुए जुआरी किसी बोली बोल रहा है? मेरे को बता तो सही कि हुआ क्या है। रवि ने बताया। सुनकर गणेश भी गंभीर हो गया। यह तो मोटा ही लफड़ा हो गया है। अब उस चंद्रहार को भूल जाओ, अगले साल देखेंगे अगर कोई शादी की वर्षगांठ मनाई गई तो। कहने के साथ ही रवि अपनी अटैची पैक करने लगा। मगर तू ये क्या कर रहा है? अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। जब खेल ही खत्म हो गया तो रुकने से फायदा ही क्या है? वापिस जा रहा हूँ मैं अभी। पागल हुआ है क्या? गणेश अपनी चारपाई पर उचक कर बोला। बेकार फांसी का फंदा अपने गले में डालने को क्यों हो रहा है? क्या मतलब? कत्ल हुआ है, कोई मामूली बात नहीं। इस मामले की पुलिस जोर शोर से तफ्तीश करेगी। अगर कहीं उसे मालूम हो गया कि तू यहाँ था और कत्ल के फौरन बाद यहाँ से चला गया तो शक सीधा तुझ पर जाएगा। अपन लोग सजा याफ्ता मुजरिम है, बहुत समझ बूझ कर चलना चाहिए हमें। कह तो तू ठीक रहा है। मेरी मान, अभी 1-2 दिन यहीं रह, जब मामला कुछ ठंडा पड़ जाए तो चला जाइयो। लेकिन वह जो किसी ने मुझे वहां से दीवार फांदते देख लिया है। चाय का पानी चढ़ाने के लिए उस लंबे कमरे के दूसरे कोने में रवि गैस का स्टोव जलाते हुए बोला। तभी अपना चेहरा तो छुपा लिया था ना तूने? वैसे भी रुका रहेगा तो पुलिस यही समझेगी कि तेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर होता तो तू कभी का भाग लिया होता। बात तो तू ठीक कह रहा है यार। वह चाय का पानी स्टोव पर रखता हुआ बोला। लेकिन लफड़ा कुछ मोटा ही हो गया है। कत्ल तो मुझे लगता है कि आधी रात को ही हो लिया था। तुझे बताया था ना कि एक लड़की और एक लड़के को कूदता देखकर मैं वापस लौट आया था। हम दोनों इसी बारे में बातें करते रहे। चंद्रहार चुराने की योजना तो ठप हो ही गई थी। चाय पीने के बाद मैंने खिड़की से बाहर सिमटते अंधेरे और धीरे धीरे फैलते धुंधलके की ओर देखते हुए कहा, थोड़ा उजाला और फैल जाए तो जाकर पता करता हूँ कि मामला क्या है। अबे क्यों आ बैल मुझे मार वाली बात कर रहा है? गणेशी के मना करने के बावजूद भी मैं 7 बजे के करीब त्रेहान हाउस के बाहर जमा भीड़ में शामिल था, एक उत्सुक दर्शक की भांति। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। गणेशी को खुद उसी के तर्कों से चुप कराकर वहां तक आया था। भीड़ की बातचीत से ही मुझे मालूम हो चुका था कि घर के मालिक जगत त्रेहन की हत्या हुई है। भीड़ की बातों से ही मैं हत्यारे के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करने लगा और जल्दी ही मुझे मालूम हो गया कि हत्यारा मुझे ही समझा जा रहा है, क्योंकि भीड़ में चर्चा थी कि किसी कर्नल साहब ने हत्यारे को 4 दीवारी कूद कर भागते देखा था। उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा भी किया था, किंतु हत्यारा भागने में कामयाब हो गया। लगा मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं धीरे धीरे कदम हटाता हुआ पीछे हट ही रहा था कि अचानक मेरी नजर त्रेयन हाउस के पास बने उस पुराने से 2 मंजिली मकान की बैल्कनी की ओर उड़ गई, जहां अधेड़ आयु की एक औरत, जो निश्चित रूप से अपनी जवानी में भला की खूबसूरत रही होगी, वो एक अति सुंदर युवती के साथ खड़ी त्रेयन हाउस के बगीचे की ओर देख रही थी, जहां पुलिस लाश के आसपास अपनी आवश्यक कार्रवाई कर रही थी। मैंने अपने जीवन में हजारों लड़कियां देखी थी, किंतु ऐसा गजब का कुछ सौंदर्य कि लगे जैसे साक्षात सुंदरता की देवी ने ही शरीर धारण कर लिया हो, कभी नहीं देखा था। उसकी हिरनी से बेचैन आंख, जो अजीब सी चुंबकीय शक्ति से भरपूर थी। मैं ही नहीं, भीड़ में से अन्य कई लोग उस ओर ही देखे जा रहे थे। शायद इस बात का आभास अधेड़ आयु की औरत को हो गया था और वह युवती के साथ भीतर चली गई। उन दोनों के जाने के बाद मुझे लगा कि मैं एक कल्पना लोक में पहुंचकर वास्तविकता से दूर चला गया था, जबकि मुझे अब तक यहाँ से चला जाना चाहिए था। पहली बात तो यह थी कि गणेशी की बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल मैं वहां से हट नहीं जा रहा था कि तभी अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर चौंका। देखा तो एक सिपाही था।
मैं तुरंत वहां से भाग जाना चाहता था, किंतु भाग नहीं सका, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने का मतलब था अपने अनजाने अपराध की स्पष्ट स्वीकृति। क्या बात है? मैंने अपने स्वर को भरसक संयत रखने का प्रयत्न करते हुए कहा। साहब बुला रहे हैं, सिपाही ने निर्विकार भाव से त्रियाना हाउस की ओर संकेत करते हुए कहा। मैं नहीं जानता कि वह सिपाही कब, कैसे, कहां से होकर मेरे पीछे आ गया था। बहरहाल वह मेरे पास खड़ा था और उससे जान छुड़ा कर भागने का अर्थ था उस जुर्म को स्वीकार करना जो कि मैंने नहीं किया था। लिहाजा मैं बिना किसी विरोध किए उसके साथ चल दिया। वह मुझे त्रेयन हाउस के बगीचे में ले गया। पुलिस वाले अपना काम करने में व्यस्त थे। शायद लाश के आवश्यक फोटोग्राफ्स वगैरह ले लिए गए थे, क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा तो इंस्पेक्टर लाश की तलाशी ले रहा था। पास में ही सिविलियन कपड़ों में सफेद मूछों वाला एक कड़ियल शरीर का बूढ़ा खड़ा था। उसके खड़े होने का ढंग ही बता रहा था कि फौज में रह चुका है। यही है इंस्पेक्टर, मुझे देखते ही बूढ़ा एकदम जोर से बोला। बिल्कुल यही है। लाश की जेब से निकले किसी कागज को पढ़ने की कोशिश करते हुए इंस्पेक्टर ने सिर उठाकर मेरी ओर देखा और सिर्फ इतना कहा, जब मैं सुबह 4 बजे के करीब सैर करने के लिए निकला तो इसी आदमी को मैंने चार दीवारी से बाहर कूदते देखा था। वह बूढ़ा उत्तेजित से स्वर में कह रहा था। मैंने इसके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी फेंकते हुए पूछा, कौन है? तो यह अपना चेहरा छिपाता हुआ वहां से भाग लिया। मैं इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे भागा, लेकिन यह साला हिरन की तरह कुलाचे भरता हुआ भाग गया। हाँ, इंस्पेक्टर ने मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। क्या नाम है तुम्हारा? रवि कुमार। कहाँ रहते हो? मैंने गणेशी के घर का पता बता दिया। क्या करते हो? ट्रैवलिंग सेल्समैन हूँ। सुबह 4 बजे यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, मैंने निर्भीक स्वर में कहा। इन साहब को धोखा हुआ है। उस वक्त तो मैं आराम से सोया हुआ था माय फुट। वह बूढ़ा अपनी मूछों को फड़काना होता हुआ एकदम गरज कर बोला। तुम 4 बजे इस चार दीवारी को कूद कर भागे थे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उस वक्त यह कत्ल करके भाग रहा था जब आपने मुझे देखा? यकीनन। क्या मैं वाकई चेहरे से इतना बेवकूफ नजर आता हूँ जितना आप मुझे समझ रहे हैं कि कत्ल करने के बाद मैं यहाँ से और दूर भागने की बजाय तमाशा देखने के लिए फिर यह यहाँ हाजिर हो जाऊंगा ताकि आप मुझे पहचान कर पुलिस से पकड़वा सकें? मेरे सवाल ने उस बूढ़े को कुछ बौखला सा दिया था, क्योंकि वह अचकचाए से स्वर में बोला, यह मैं नहीं जानता, लेकिन तुम ही थे जो 4 बजे चार दीवारी से कूद कर भागे थे। 4 बजे चार दीवारी कूद कर तुकबंदी अच्छी है। वैसे यह बात आप दावे से कह सकते हैं कि उस वक्त ठीक 4 बजे थे। हाँ, यही कोई 4, 4:15 बजे के आसपास का वक्त था। यानी तुम इस बात से इनकार करते हो कि तुम उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे? इस बार इंस्पेक्टर ने सवाल किया। जी, मैं उस वक्त यहाँ नहीं था। तब कहाँ थे? अभी मैंने अर्ज किया ना कि आराम से घर में सो रहा था। सुबह टहलने की गरज से बाहर निकला तो यहाँ भीड़ देखकर रुक गया। बस इतना ही कसूर है मेरा। यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। बूढ़ा अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला। उस वक्त यह यहीं था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। सच तो हम उगलवा लेंगे इससे कर्नल साहब, इंस्पेक्टर ने कहा। आप यह बताइए कि किसी रमला नाम की औरत को जानते हैं? रमला? नहीं तो इस नाम की किसी औरत को मैं नहीं जानता। कर्नल सिर हिलाकर बोला। कौन है ये? मालूम नहीं। इंस्पेक्टर अपने हाथ के कागज को धीरे से हिलाकर बोला। यह पत्र लाश की जेब से मिला है, जिसे किसी रमला नाम की औरत ने लिखा है। आप त्रेहन साहब के काफी नजदीकी दोस्त हैं। मैंने सोचा शायद आपको मालूम हो। खत में क्या लिखा है? सुनिए। और इंस्पेक्टर ने पत्र पढ़कर सुनाया। मेरे मधुरिम प्यार, नहीं जानती तुम्हारी बेरुखी का कारण क्या है। क्यों अब तुम मेरे खतों का जवाब नहीं देते, फोन पर भी नहीं मिलते? मुझे बताओ तो सही, ऐसी कौन सी भूल मुझसे हो गई जिससे तुम नाराज हो गए? मैंने तो सपने में भी तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा। मेरे प्राण,
केवल तुम्हारी याद में धड़कते हैं, किंतु लगता है तुम्हारा मतवाला मन किसी और की ओर आकर्षित हो गया है। कहीं कोई अन्य तो हम लोगों के बीच नहीं आ गई है। विश्वास रखो, अगर कोई और हम लोगों के बीच में आ गई तो मैं कुछ कर बैठूंगी, तुम्हें भी जान से मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। यह शायद मेरे नारी मन की कमजोरी है जो मुझे यह सब अंत क्षण सोचने के लिए विवश कर रही है। मुझे पक्का विश्वास है कि तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। अब तो बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए, किसी भी तरह मौका निकालकर एक बार मिल तो लो। तुम्हें देखने को मेरी प्यासी अखियां तरस गई हैं। जवाब जरूर देना कि कब मिल रहे हो। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी, रमला। सुनने के बाद कर्नल ने अपने सिर को अजीब ढंग से झटका दिया। यह खत त्रेहन की जेब से मिला है? जी हाँ, अभी तो मैंने आपके सामने निकाला है, इंस्पेक्टर बोला। मैं नहीं मान सकता, कर्नल इनकार में अपना सिर हिलाता हुआ बोला। त्रेहन ऐसा आदमी नहीं था। मैं तो औरतों के बारे में बात तक करनी पसंद नहीं करता था। मैं तो अक्सर उससे कहा करता था कि अगर उसे औरतों के जिक्र से इतनी ही नफरत है तो उसने शादी कैसे कर ली। तभी एक औरत इमारत से बाहर निकल कर आई। उसकी बातों से मालूम होता था कि वह नौकरानी है। मालकिन होश में आ गई हैं। उसने आते ही कहा, तुम्हारा नाम क्या है? इंस्पेक्टर ने पूछा। सुलोचना। यहाँ कब से काम करती हो? 15 साल हो गए साहब। औरत अपनी सूती साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली। काठमांडू से इन लोगों के साथ ही यहाँ आई हूँ। रहती भी यहीं हो? जी हाँ, सबसे ऊपर की बसाती में रहती हूँ। रात यहाँ क्या हुआ था? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। मैं तो बसाती में सो रही थी जब कर्नल साहब के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनकर मैं नीचे आई। हाँ, कर्नल ने कहा, जब इस बदमाश को पकड़ने में मैं नाकामयाब रहा तो यहाँ लौट कर आया। 4 दीवारी का लोहे का दरवाजा तो भीतर से बंद था, इसलिए कूद कर अंदर गया ताकि चोर के बारे में त्रेहन को सावधान कर दूं। लेकिन भीतर मुझे त्रेहन की लाश पड़ी मिली और इमारत का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। लिहाजा मैं शोर मचाता हुआ भीतर घुसा। मेरी आवाज सुनकर सबसे पहले सुलोचना ही नीचे आई। उसके बाद हम दोनों ने ही बेडरूम में मिसेस त्रेहन को बेबस पड़ी पाया। उसके हाथ पैर मजबूती से बंधे हुए थे। मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ था ताकि बेचारी चीख ना सके। यह मिसेस त्रेहन के बंधन खोलने लगी और मैंने फोन द्वारा इस मामले की सूचना आपको दी, लेकिन आपने यहाँ पहुंचने में काफी देर लगाई। इंस्पेक्टर ने कर्नल की बात का कोई जवाब न देकर मेरी ओर संकेत करते हुए सुलोचना से पूछा, इस आदमी को पहचानती हो? नहीं तो, वह मुझे गौर से देखने के बाद बोली। कौन है ये? रमला कौन है? इंस्पेक्टर उसके सवाल को नजरअंदाज करके बोला। मुझे नहीं मालूम। यह नाम पहले कभी सुना है? जी नहीं। कुछ सोचने के बाद इंस्पेक्टर ने फिर सवाल किया, त्रेहन साहब से मिलने के लिए औरतें आया करती थी क्या? कल रात एक आई थी। किस वक्त? यही कोई 9, साढ़े 9 का टाइम होगा। दिन का या रात का? रात का। कौन थी वो? यह तो मैं नहीं जानती, सुलोचना बोली। वे उससे नीचे के ड्राइंग रूम में ही मिले थे और कुछ देर बाद बिना चाय पिलाए ही उन्होंने उसे विदा कर दिया। इस पर मुझे आश्चर्य हुआ था क्योंकि उनका आदेश था कि घर में जो भी मेहमान आए वह बिना चाय पिए नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं बिना आज्ञा के ही चाय बनाकर ले आई थी। लेकिन जब मैं ड्राइंग रूम में चाय की ट्रे लेकर प्रविष्ट हुई तो मैंने देखा कि वे उसे बाहरी दरवाजे से बाहर निकाल रहे थे। उस औरत का चेहरा देखा था तुमने? जी नहीं। उन दोनों के बीच की कोई बातचीत सुनी थी? मैंने मालिक को यह कहते सुना था, ठीक है, अभी तुम जाओ यहाँ से, मैं फिर बात करूंगा तुमसे। तब इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक अजीब से मुस्कुराहट उभर आई जब उसने बूढ़े कर्नल की ओर देखा, जिसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभरे हुए थे। फिर इंस्पेक्टर ने पलटकर सुलोचना की ओर देखा और पूछा, जवाब में उस औरत ने कुछ कहा? जी नहीं, हाँ, उसकी सिसकियों की आवाजें जरूर सुनी थी मैंने। अच्छा सुलोचना, उसके अलावा कुछ और भी स्त्रियां भी त्रेहन साहब से मिलने के लिए आती थी? जी नहीं, वह पहली और आखिरी औरत थी जो उनसे मिलने के लिए आई थी, सुलोचना ने दृढ़ स्वर में कहा।
फिर उसे जैसे कुछ याद आया हो। हाँ, एक बार राधा देवी भी आई थी। उन्हें भी मालिक ने बड़ी बेरुखी के साथ बाहर विदा कर दिया था। राधा देवी कौन? यही चुड़ैल जो पड़ोस में रहती है। सुलोचना ने बिना मुंह बिचकाकर हाथ के उस मकान की ओर संकेत किया जहां कुछ देर पहले बैल्कनी में मैंने उस अधेड़ औरत और उस अपूर्व सुंदरी युवती को खड़े देखा था। ना जाने उस डायन ने मालिक पर क्या जादू डाल दिया है कि वे बिल्कुल ही बदल गए हैं। वह कह रही थी, काठमांडू में तो वे ऐसे ना थे। वहां तो वे पराई औरतों की छाया से भी दूर भागते थे। यहाँ आकर ना जाने उन्हें क्या हो गया। त्रेहन साहब पड़ोस के मकान में भी जाते थे। जी हाँ, कई बार मैंने उन्हें उस घर में से बाहर निकलते देखा, वह भी रात के वक्त। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने उस मालिक पर लांछन लगाते हुए जो कि मर चुका है? बूढ़ा कर्नल एकदम तैश में आकर बोला। औरतों के मामले में त्रेहन जैसा पारस आदमी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं भी यही समझती थी, सुलोचना बोली। जब तक काठमांडू में रहे तब तक उनके चाल चलन पर कभी किसी को कोई उंगली उठाने का मौका नहीं मिला, किंतु यहाँ आने के बाद ना जाने इस चुड़ैल पड़ोसिन ने उन पर क्या जादू कर दिया कि वे पूरी तरह बदल गए। मिसेस त्रेहन को इस बात की जानकारी थी? मेरे से तो कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन पता तो उन्हें भी होगा ही। पिछले कुछ समय से वे बड़ी चुप चुप और परेशान रहती थी, जैसे कोई बात उन्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही हो। मन ही मन घुली जा रही थी वे। इससे तो हम लोग काठमांडू में ही अच्छे थे। वहां से यहाँ कब आए तुम लोग? करीब 8 महीने हो गए। वहाँ मालिक की तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने समुद्र किनारे रहने की सलाह दी और उन्होंने यहाँ कोठी बनवा ली। राधा देवी को कब से जानते हो तुम लोग? यहीं आने के बाद इससे मुलाकात हुई। आखिर बिल्कुल जड़ में ही है ना मकान। ना जाने कैसा जादू चलाया कि मालिक को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। और वह जो लड़की है उसकी, उसने छोटे मालिक पर डोरे डाल रखे हैं। छोटे मालिक कौन? यह शायद जय के बारे में बात कर रही है, कर्नल बोला। त्रेहन का इकलौता लड़का महानगर में रहता है। बहुत ही शरीफ और होनहार लड़का है। जहां तक शिल्पा का सवाल है, शिल्पा कौन? राधा देवी की लड़की, कर्नल ने बताया। उन माँ बेटियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। दोनों ही बहुत भली हैं। जब जय शिल्पा से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन त्रेहन को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। हालांकि मैंने भी जय के कहने पर त्रेहन को समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु त्रेहन इस मामले में किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। तो जय महानगर में रहता है? इंस्पेक्टर ने कर्नल की बात सुनने के बाद सुलोचना से पूछा। जी हाँ, यहाँ अक्सर आता रहता है। जी हाँ, हफ्ते में एक बार तो आते ही हैं। किसी खास दिन? शनिचर को आते हैं और सोमवार की सुबह चले जाते हैं। पिछली बार कब आया था? शनिचर को ही आए थे और सोमवार को चला गया था। जी नहीं, इतवार को ही चले गए थे। क्यों? बाप बेटे में कुछ झगड़ा हो गया था। किस बात पर? यह तो मुझे नहीं मालूम, सुलोचना ने कनखियों से कर्नल की ओर देखते हुए कहा। लेकिन छोटे मालिक ने बड़े तैश में आकर अपने कपड़े अपने अटैची में डाले और दनाते हुए चले गए। इंस्पेक्टर ने उससे कुछ और सवाल भी किए और जब अन्य कोई मतलब की बात जानने में असफल रहा तो वह बोले, ठीक है तुम जाओ, हम आते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर ने एक सिपाही से कहा, फोटो वगैरह का काम पूरी तरह से खत्म हो जाए तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देना और उस तेजाब के कैन के साथ साथ फावड़ा और बेलचा भी अपने कब्जे में कर लेना। मगर हाँ, लाश अभी यहीं रहने देना। मिसेस त्रेहन से भी तो शिनाख्त करानी है। फिर वह मुझसे बोला, तुम मेरे साथ आओ। आप भी आइए कर्नल साहब। मैं खामोशी के साथ इंस्पेक्टर के पीछे चल दिया। मेरे पीछे 2 सिपाही और वह बूढ़ा कर्नल था। इमारत के भीतर इंस्पेक्टर के पीछे प्रविष्ट होता हुआ मैं सोच रहा था कि लाश के पास उस तेजाब से भरे कैन के रखे होने का क्या मतलब है। मिसेस त्रेहन एक भरे पूरे शरीर की लंबी सी औरत थी। हालांकि उस समय वह काफी कमजोर और निढाल सी लग रही थी, किंतु फिर भी हमें देखकर उसने उस पलंग पर से उठने का प्रयास किया जिस पर वह लेटी हुई थी। आप लेटी रहिए, इंस्पेक्टर ने कहा। मिसेस त्रेहन
लेटी तो नहीं, किंतु पलक के सहाने के साथ कमर टिकाकर बैठ गई। कर्नल और इंस्पेक्टर पलंग के निकट ही 2 कुर्सियों पर बैठ गए थे। मैं और मेरे दाएं बाएं दोनों सिपाही खड़े रहे। किसी ने हमें बैठने के लिए नहीं कहा। आप कैसी हैं भाभी? कर्नल ने धीरे से आगे की ओर झुकते हुए पूछा। अब तो ठीक हूँ, मिसेस स्ट्रेयन ने एक फीकी सी हंसी के साथ कहा। आप अगर मौके पर ना पहुंच गए होते तो मैं अभी तक रस्सियों से बंधी हुई होती। कौन लोग थे वो? इंस्पेक्टर ने प्रश्न किया। मालूम नहीं, 2 नकाबपोश थे, मिसेस स्ट्रेयन ने बताया। एक कुछ कद में छोटा था और दूसरा लंबा। खा पीकर हम लेट गए थे। मैं तो तभी सो गई थी, लेकिन त्रेहन साहब कोई किताब पढ़ रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर सोई थी या रात का कौन सा वक्त था, किंतु कुछ अजीब सी आवाजों ने मुझे चौंका दिया। मैंने देखा कि लंबे वाला नकाबपोश त्रेहन साहब की गर्दन से चाकू सटाए हुए था और छोटे कद का नकाबपोश मेरे ऊपर झुका कह रहा था, खबरदार, अगर गले से जरा भी आवाज निकली तो तुम्हारे पति की जान चली जाएगी। मैं चाहकर भी भय के मारे चीख ना सकी। छोटे वाले ने नकाबपोश ने सबसे पहले मेरे मुंह में कपड़ा ठूस कर बांध दिया, फिर मेरे हाथ पैर भी मजबूती के साथ बांध दिए। उसके बाद वे दोनों त्रेहन साहब से किन्हीं कागजातों के बारे में पूछते रहे। त्रेहन साहब ने कहा भी कि उनके पास कोई कागजात नहीं है, लेकिन वे फिर भी उनके साथ जोर जबरदस्ती करते रहे। उसके बाद वे दोनों नकाबपोश उन्हें खींचकर बाहर के कमरे में ले गए। वहां से उन लोगों की आपस में बात करने की आवाजें तो आती रहीं, किंतु स्वर इतने अस्पष्ट थे कि मैं उनकी बातें ना सुन सकी। फिर कदमों की आहटों से मैंने जाना कि वे तीनों नीचे उतरकर चले गए। आहटों से ही मैंने यह भी जाना कि तेन साहब को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले गए थे। उसके बाद सन्नाटा छा गया। मुझे नहीं मालूम कि वह बंदी बंदी सो गई या अज्ञात भय के कारण बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो पाया कि सुलोचना मेरे बंधन खोलने के बाद मेरी हथेलियां सहला रही थी। त्रेहन साहब तो कुशल से है ना? कहाँ है वे? त्रेहन साहब की हत्या कर दी गई है। हे मेरे भगवान! मिसेस त्रेहन अपने हाथों में मुंह छिपाकर रो पड़ी। आखिर उन हत्यारों ने उन्हें मार ही डाला। वहां एक गहरा सन्नाटा छाया रहा, जिसमें मिसेस त्रेहन के रोने की आवाज गूंज रही थी। फिर कुछ देर बाद अपने को संयत करती हुई बोली, मुझे उनके पास ले चलिए, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी और अगली क्षण एक बौखलाया घबराया सा नौजवान भीतर प्रविष्ट हुआ। मैंने उस नवयुवक को देखा तो चौंक गया, क्योंकि यह वही था जिसे कल आधी रात के समय मैंने चार दीवारी से बाहर कूदते देखा था। जय, तुम काठमांडू नहीं गए? युवक को देखते ही मिसेस त्रेहन ने पूछा। फिर उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही बोली, चलो खैर अच्छा ही हुआ। बौखलाया घबराया सा युवक बोला, लेकिन यह सब क्या हो गया मम्मी? किसने डैडी की हत्या कर दी? मुझे लगा कि युवक कुछ ज्यादा ही नाटक करने की कोशिश कर रहा है। मैं भी नहीं जानती बेटे कि कहाँ से यह मुसीबत का पहाड़ हम पर आ टूटा, मिसेस त्रेहन ने भारी गले से कहा। लेकिन जय, तुम्हारे डैडी ने तुम्हें फौरन काठमांडू चले जाने के लिए कहा था। तुमने उनके आदेश की अवज्ञा कैसे कर दी? मैं यही जानने के लिए आया था मम्मी कि आखिर मुझे इस तरह अचानक काठमांडू क्यों भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ कर अच्छे बच्चे अपने बड़ों के आदेश की वजह नहीं पूछा करते, सिर्फ उनका पालन किया करते हैं, मिसेस त्रेहन ने कहा और फिर एक दीर्घ निश्वास के साथ बोली, खैर अब तो वे रहे नहीं, फिर शिकायत करने का भी क्या लाभ। ना जाने क्यों मुझे माँ बेटे की वह बातचीत कुछ अजीब और बेतुकी सी लगी, लेकिन फिर भी मैं खामोश खड़ा सुनता रहा, क्योंकि मैं जानता था कि जिस मुसीबत में मैं फंस गया हूँ उसमें से मुझे मेरी खामोशी ही शायद निकालने में सहायक होगी। माँ बेटे की बातचीत के बीच इंस्पेक्टर ने दखल अंदाजी करते हुए पूछा, आपको काठमांडू किस लिए जाने के लिए कहा गया था मिस्टर जय? मुझे खुद नहीं मालूम, जय बोला। कल डैडी का फोन पहुंचा था मेरे पास। उन्होंने मुझसे कहा था कि जिस प्लेन का भी टिकट मिले मैं उसमें सवार होकर काठमांडू पहुंच जाऊं। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता उन्होंने संबंध विच्छेद कर दिया। यानी आपको नहीं मालूम कि आपको काठमांडू क्यों भेजा जा रहा था?
इस बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था, जय ने कहा। लेकिन मेरा अनुमान है कि शायद वहां का काम संभालने के लिए मुझे भेजा जा रहा था। आखिर हमारा वर्षों पुराना व्यवसाय तो वही है। यहाँ आकर काम तो हमने इस साल शुरू किया है। वे इसलिए मुझे वहां भेजना चाहते थे ना मम्मी? हाँ बेटे, तुमने सही अनुमान लगाया। वे इसलिए वहां भेजना चाहते थे, मिसेस टेयर ने धीरे से कहा। लेकिन अब तो वे रहे नहीं, अब क्या होगा? हिम्मत ना हारो भाभी, कर्नल ने दिलासा सा दिया। ऐसे समय में अगर तुम टूट गई तो फिर यह बेचारा जय क्या करेगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब कि मैं क्या करूं, मिसेस टेयर ने फपकते हुए कहा। मुझे तो चारों ओर अंधेरा नजर आ रहा है। आज हमारी शादी की सालगिरह थी और आज ही यह वाक्य पूरा किए बिना ही मिसेस त्रेहन और जोर से फफक कर रो पड़ी। कर्नल संतावना देने लगा मिसेस त्रेहन को। इंस्पेक्टर ने जय की ओर उन्मुख होकर प्रश्न किया, आपको हत्या के बारे में कैसे पता चला? अभी अभी जैसे ही यहाँ पहुंचा तो मुझे पता चला। लाश देखी तो भी यकीन नहीं आया कि किसी ने उनकी हत्या कर दी है। वे तो ऐसे देवता स्वरूप व्यक्ति थे कि जिंदगी में उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? शहर से। सुबह 5:30 वाली ट्रेन से चला था, जो काफी देर से आउटर सिग्नल पर ही रुकी रही। उसके बाद स्टेशन से सीधा यहीं आ रहा हूँ। आप शहर से यहाँ ट्रेन से आते जाते हैं? जी नहीं, तकरीबन तो मैं कार का इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, कभी किसी वजह से कार नहीं ले जा सकता तो किसी खराबी के कारण तो फिर ट्रेन से सफर करता हूँ। इंस्पेक्टर जैसे सवाल करता रहा और मैं सोच रहा था कि यह आदमी कितनी सफाई से झूठ बोला है। कल रात अपने यहाँ होने के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि कुछ और ही साबित करने के चक्कर में लगा हुआ है। अचानक ही मैंने अपने कान सतर्क करके फिर से उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुननी शुरू कर दी, क्योंकि इंस्पेक्टर जैस से पूछ रहा था। मैंने सुना है कि आमतौर से आप यहाँ शनिवार को आते हैं और सोमवार को जाते हैं। जी, सही सुना है आपने। लेकिन पिछली बार आप सोमवार तक क्यों नहीं रुके? इतवार को ही वापस क्यों चले गए? जी हाँ, पिछली बार मैं इतवार को ही वापस चला गया था। क्यों? दरअसल उस दिन डैडी से मेरी कुछ कहा-सुनी हो गई थी, जिससे मेरा मूड उखड़ गया और मैं वापस लौट गया। क्या क्या कहानी कहा सुनी हुई थी? झगड़ा हुआ था? बाप बेटे के बीच झगड़ा कैसा? थोड़ी बहुत कहा सुनी तो हो ही जाती है, क्योंकि कोई भी बाप अपने जवान बेटे के सारे तौर तरीके तो पसंद नहीं करता। सो कभी कभार कोई तकरार हो जाए तो उसे झगड़ा तो नहीं कहा जा सकता। झगड़ा ना सही, बहरहाल तुम्हारी अपने डैडी के साथ तकरार तो हुई थी ना? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी हाँ। वजह क्या थी? जवाब देने से पहले जय क्षण भर के लिए झिझका, फिर बोला, मैं शिल्पा से शादी करना चाहता हूँ और डैडी को यह मंजूर ना था। क्यों? कारण तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वे इसके लिए इजाजत देने को कतई तैयार ना थे। बस इसी बात को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई थी और तुम गुस्से में अपना सूटकेस उठाकर चल दिए। जी। यह शिल्पा कौन है? हमारे पड़ोस के मकान में रहती है। राधा देवी की बेटी? जी। रमला कौन है मिस्टर जय? रमला? कौन रमला? यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम। मिसेस त्रेहन, क्या आप रमला नाम की किसी औरत को जानती हैं? इंस्पेक्टर ने मिसेस त्रेहन को संबोधित करके सवाल किया। जी नहीं। कौन है ये रमला? यही जानने की तो कोशिश कर रहा हूं मैं। उसका पत्र मिस्टर त्रेहन के नाइट गाउन की जेब से बरामद हुआ है। इंस्पेक्टर कोई और सवाल करता उससे पहले ही फिर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी और एक स्थूलकाय दक्षिण भारतीय भीतर प्रविष्ट हुआ। मालूम हुआ कि आगंतुक का नाम राघवन और वह मृतक त्रेहन का प्राइवेट सेक्रेटरी था। आपको हत्या की सूचना कैसे मिली? इंस्पेक्टर ने राघवन से प्रश्न किया। मुझे कर्नल चोपड़ा ने सूचना दी थी। इंस्पेक्टर ने कर्नल की ओर देखा तो उसने जवाब दिया। जी, आपको फोन करने के बाद मैंने मिस्टर राघवन और जैक को भी सूचना देने के लिए फोन किए थे। मिस्टर राघवन तो मुझे मिल गए थे, किंतु जय के यहाँ किसी ने फोन नहीं उठाया। शायद वह वहां से चल चुका था। राघवन से कुछ इधर उधर के सवाल पूछने के बाद इंस्पेक्टर ने सीधा सवाल किया।
आप किसी रमला नाम की औरत को जानते हैं मिस्टर राघवन? जी नहीं। कौन? यही जानने की कोशिश तो हम कर रहे हैं, इंस्पेक्टर बोला। शायद आपके ऑफिस में काम करने वाली किसी महिला कर्मचारी का नाम हो रमला। सॉरी इंस्पेक्टर, राघवन ने जवाब दिया। हमारे ऑफिस में कोई महिला कर्मचारी काम नहीं करती। मिस्टर त्रेहन का स्पष्ट निर्देश था कि ऑफिस में किसी भी महिला कर्मचारी को न रखा जाए। कोई विशेष कारण? यह तो मिस्टर त्रेहन ही बता सकते थे। वैसे आपके विचार में मिस्टर त्रेहन रसिक तबीयत के आदमी थे या बिल्कुल शुष्क? अगर आपका ध्यान औरतों की तरफ है तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल शुष्क, राघवन ने दृढ़ स्वर में कहा। मिसेस त्रेहन के अलावा उन्होंने कभी किसी अन्य औरत में कोई दिलचस्पी नहीं ली। दिलचस्पी की तो बात क्या, वे बाहरी औरतों से बात तक करना पसंद नहीं करते थे। मैं ना कहता था कि त्रेहन इस तरह का आदमी नहीं है, कर्नल ने एकदम जोरदार शब्दों में कहा। वह सुलोचना की बच्ची बेकार ही उस गरीब पर तोहमत लगाई जा रही है। इंस्पेक्टर ने कर्नल की बात को नजरअंदाज करते हुए राघवन से पूछा, राधा देवी को जानते हैं आप? जी नहीं। त्रेहन हाउस के बिल्कुल साथ वाले मकान में रहती होंगी। शिल्पा को जानते हैं? जी नहीं। राधा देवी की बेटी है वह। होगी। मिस्टर जय उससे शादी करना चाहते हैं और मिस्टर त्रेहन को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इंस्पेक्टर बोला। इस मामले को लेकर बाप बेटे के बीच पिछले इतवार को झगड़ा भी हुआ था। हो सकता है, राघवन ने निर्विकार से स्वर में कहा। मिस्टर त्रेहन मुझसे अपने घरेलू मामलों के बारे में कोई बातचीत नहीं करते थे, किंतु यह बात अब मेरी समझ में आ गई है कि वे मिस्टर जय को काठमांडू क्यों भेजना चाहते थे। यानी आपको मालूम है कि उन्होंने जय को काठमांडू जाने का आदेश दिया था? जी हाँ। कल जब जय के पास उनका फोन पहुंचा तो जय ने मुझसे बात की थी। मेरी समझ में नहीं आया कि आज शादी की सालगिरह मनाई जाने वाली थी और इस खुशी के मौके पर बेटे को शामिल करने की बजाय विदेश भेज रहे थे। लेकिन अब आप कारण समझ गए हैं शायद। और वह कारण क्या हो सकता है मिस्टर राघवन? मेरी समझ में तो जय साहब को काठमांडू भेजने के पीछे मिस्टर त्रेहन की यही मंशा थी कि इन्हें शिल्पा से दूर कर दिया जाए, राघवन ने कहा। यह बात तो समझ में आती है, किंतु यह बात समझ में नहीं आती कि इतनी सी बात से उन्होंने जय साहब को अपनी वसीयत से अलग क्यों कर दिया। क्या मतलब? इंस्पेक्टर ने पूछा। मुझे मालूम हुआ है कि मिस्टर त्रेहन ने अपनी वसीयत बदलकर अपनी सारी चल अचल संपत्ति मिसेस त्रेहन के नाम कर दी है। पहले यह सब दोनों के नाम थी, यानी मिस्टर जय और मिसेस त्रेहन के। जी हाँ। वसीयत बदल दी गई है, यह आपको कैसे मालूम हुआ? श्रीनिवास से, राघवन बोला। वे मिस्टर त्रेहन के वकील भी हैं और दोस्त भी। जब कर्नल चोपड़ा ने हत्या की सूचना मुझे दी तो मैंने श्रीनिवास को फोन किया, तभी उसने मुझे बातों बातों में यह सब बताया। इंस्पेक्टर ने मिसेस त्रेहन की ओर उन्मुख होकर पूछा, आप बता सकती हैं कि मिस्टर त्रेहन ने ऐसा क्यों किया? मैं क्या बता सकती हूँ, मिसेस त्रेहन ने जवाब दिया। वे अपनी इच्छा के मालिक थे, हालांकि मैंने उन्हें ऐसा करने से बहुत मना किया था। इंस्पेक्टर अगला सवाल करता उससे पहले ही जय बोल पड़ा, मगर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वसीयत किसके नाम है, मम्मी के नाम हो या मेरे, बात एक ही है। कानून की नजरों में फर्क पड़ता है बेटे, मिसेस त्रेहन ने भर्राई सी आवाज में कहा। शायद इंस्पेक्टर साहब को यह बात मालूम हो गई है कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। माँ भी कहीं सौतेली होती है मम्मी, जय बोला। जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, पाल पोस कर इतना बड़ा तो तुमने ही किया है। तुम मेरे लिए सगी से भी बढ़कर हो। थैंक यू बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। माँ बेटे के बीच की बात खत्म हुई तो इंस्पेक्टर ने राघवन से पूछा, हाँ तो मिस्टर राघवन, आप तो मिस्टर त्रेहन के काफी नजदीक थे। क्या पिछले दिनों आपने उनमें कोई खास परिवर्तन महसूस किया था? जी हाँ, पिछले कुछ समय से वे काफी परेशान और चिंतित से रहते थे। क्यों? यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस बारे में उन्होंने आपसे कोई बात की थी? जी नहीं, मैंने बताया ना कि वे कभी अपने निजी अथवा घरेलू मामलों के बारे में मुझसे बातचीत नहीं करते थे।
फिर आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? यह नतीजा नहीं इंस्पेक्टर, सिर्फ मेरा संदेह है, जिसे अनुमान कहना ज्यादा बेहतर होगा। किंतु यह अनुमान आपने किस आधार पर लगाया? पिछले कुछ महीनों में ही 4 लाख रुपए बिना हिसाब के निकाले गए हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं मालूम कि मिस्टर त्रेयन ने वह रुपया क्यों निकाला और कहाँ खर्च किया। क्या मिस्टर त्रेयन रुपया आपसे पूछकर खर्च करते थे? जी नहीं, उसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, राघवन बोला। लेकिन मिस्टर त्रेयन उन आदमियों में से थे जो ना कंजूस थे ना फिजूल खर्च। वे अपने द्वारा खर्च किए गए एक एक नए पैसे का हिसाब रखते थे और वह हिसाब मेरी जानकारी में रहता था। लेकिन वह 4 लाख रुपए जो उन्होंने पिछले महीनों में विभिन्न रकमों के रूप में निकाले थे, उन्होंने कहाँ और कैसे खर्च किए मुझे नहीं मालूम। इसी से मुझे शक होता है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। हाँ, अगर मिसेस त्रेहन को मालूम हो तो वह रुपया उन्होंने कहाँ खर्च किया तो दूसरी बात है। कम से कम मुझे तो नहीं मालूम। मिसेस त्रेहन से पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया, जी नहीं, लेकिन मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। वह रुपया उन्होंने कहीं भी खर्च किया हो, किंतु निश्चित रूप से सही जगह ही खर्च किया होगा। इंस्पेक्टर कुछ और प्रश्न पूछने जा रहा था कि तभी मिसेस त्रेहन ने कहा, अगर आपके सवाल खत्म हो गए हो तो मैं अपने पति को देखना चाहूंगी। बस 1 मिनट, इंस्पेक्टर बोला, और फिर मेरी ओर संकेत करते हुए उसने कहा, मिस्टर राघवन, क्या इस आदमी को पहचानते हैं आप? जी नहीं, राघवन ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा। कौन है ये? कभी इस आदमी को मिस्टर त्रेहन के आसपास आते जाते देखा है? जी नहीं, मैं तो इस आदमी को जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। और मिस्टर जय, आप पहचानते हैं इस आदमी को? जी नहीं। मिसेस त्रेहन, आप गौर से देखिए इस आदमी को, इंस्पेक्टर बोला। उन दोनों नकाबपोशों में से किसी की कदकाठी शायद इससे मिलती जुलती थी क्या? मिसेस त्रेहन की नजरें मुझ पर जम गईं। उस समय तो मुझे सांप सूंघ गया जब लगा कि वे इकरार में सिर हिलाने जा रही हैं। तब मेरी जान में जान आई जब उन्होंने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, जी नहीं, यह उन दोनों में से कोई भी नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यही आदमी 4 दीवारी फांद कर भागा था, कर्नल चोपड़ा ने जोरदार शब्दों में कहा। 4 दीवारी फांद कर? जय एकदम चौंक कर बोला, फिर अचानक ही हंसते हुए बोला, अरे रहने दीजिए अंकल, आपको धोखा हुआ होगा, कोई और, मेरा मतलब है कि कोई बिल्ली वगैरह कूदी होगी। तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जय? नहीं अंकल, ऐसी गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ? बौखलाया सा संजय संयत की होने की कोशिश करता हुआ बोला, अंधेरे में धोखा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। फिर आप उस दिन कह भी तो रहे थे कि आपको कुछ कम दिखाई देता है, चश्मा लगवाना चाहते हैं। मैं पढ़ने का चश्मा लगवाने की बात कर रहा था, कर्नल चोपड़ा ने क्रोध स्वर में कहा। मेरी दूर की नजर अब भी बड़ी तेज है। मैं इससे कब इनकार कर रहा हूँ? जय एकदम संभल कर बोला, जब आपने देखा है तो ठीक ही देखा होगा। लेकिन तुम्हें मेरी बात पर शक करने का साहस कैसे हुआ? मैं आप पर शक नहीं कर रहा अंकल, बस इतना कह रहा हूँ कि मामला बहुत नाजुक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गवाही से कोई निर्दोष फांसी के फंदे पर पहुंच जाए। जय की बात से कर्नल को झटका सा लगा, लेकिन फिर भी वह दृढ़ स्वर में बोला, बिल्कुल यही था। हाँ, इस वक्त इसके कपड़े जरूर बदले हुए हैं, लेकिन था यही। खैर, इसका फैसला तो हम बाद में कर लेंगे, इंस्पेक्टर बोला। पहले तो मिसेस त्रेहन को लाश के पास ले चलते हैं। हम लोग फिर इमारत से बाहर आए और उस जगह पहुंचे जहां लाश पड़ी हुई थी। जय मिसेस त्रेहन को सहारा देकर वहां तक लाया था। लाश को देखते ही मिसेस त्रेहन के चेहरे पर अविश्वास के से भाव उभरे और वह एक हृदय विदारक चीख कंठ से निकालती हुई पछाड़ खाकर उसके ऊपर गिर पड़ी। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी के साथ शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।